Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. जेआईजीएल में आज हमारा एक लास्ट चैप्टर शुरू हम कर रहे हैं यहाँ पे। जेआईजीएल में आज हम एक लास्ट चैप्टर यहाँ पे करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडियन पैनल कोड 8060। आज हम इस चैप्टर को करेंगे इंडियन पैनल कोड 8060। इंडियन पैनल कोड 8060 ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है। समझ आ गए? अब सबसे पहले बात करते हैं, हमारे सामने आता है जुरिस्डिक्शंस। भाई कहां पर ये एप्लीकेबल होता है? जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन पैनल कोड 8060। जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन पैनल कोड 8060। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस। टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। दो जुरिडिक्शन है, एक है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, दूसरी है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और दूसरी है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होती है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस की। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 2 of the code deal with intra-territorial jurisdiction of the code. The section declared that jurisdiction scope of operation of IPC to offense within India. The emphasis on every person make it very clear that in terms of considering the guilt for any act of vision, the law shall apply equally without any discrimination on the grounds of caste, creed, nationality, rank, status or privileges. इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का मतलब क्या है कि भाई इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस के लिए जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 ऑफ द कोड, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे सेक्शन 2 ऑफ द कोड की बात कर रहा है। सेक्शन 2 क्या कह रहा है यहाँ पे? बात करते हैं। सेक्शन 2 ऑफ द कोड डील विद इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। सेक्शन 2 ऑफ द कोड डील विद इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। द सेक्शन डिक्लेयर द, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है यहाँ पे? द section declare the section declare the jurisdictional scope of operation of IPC। इसके अंदर क्या बताना चाह रहा है कि जो IPC के स्कोप ऑफ ऑपरेशन है वो जुरिडिक्शनल स्कोप ऑफ ऑपरेशन IPC जो रहेगा वो कहां तक रहेगा? द सेक्शन डिक्लेयर द jurisdictional scope of operation of IPC वो कहां तक रहेगा? टू द ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया। टू द ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया।
इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या कहती है? इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन ये कहती है कि जो स्कोप, जो टेरिटोरियल स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ आईपीसी रहेगा वो उन ऑफेंस से रहेगा जो कि क्या हुए हैं, जो कि कमिट हुए हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसको इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन कहा जाता है। समझ आ गए? क्लियर है? तो उनको क्या बोला जाता है? इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन बोला जाता है। आगे बात करते हैं, उसको बोला जाता है इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। दूसरा हमारे पास आता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। अब ये कहना चाह रहा है कि द एम्फसाइज ऑन एवरी पर्सन make it very clear that in terms of considering the guilt of any person and of any act of omission, अगर हम इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन में किसी भी एक्ट और ऑपरेशन के लिए किसी पर्सन को गिल्टी कंसीडर करेंगे तो हम किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ना तो हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, रैंक, स्टेटस, प्रिविलेजेस। समझ आ गए? तो इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन में के अंदर जो आईपीसी का जो स्कोप है, जो ऑपरेशन है, वो सिर्फ उन ऑफेंस तक ही है जो कमिट हुए हैं विद इन इंडिया के अंदर। क्लियर? और जो हम गिल्ट किसी पर्सन की देखेंगे किसी एक्ट के लिए, किसी ओमिशन के लिए, वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। क्लियर है? आगे आता है हमारे पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या होती है। नाउ हमारे पास आता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या होती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या होती है उसकी बात करते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, इसके लिए जो बात करते हैं सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड फॉर द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। इसमें कौन कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 3 और 4 जो है इसमें बात करता है वेयर क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय इंडियन नेशनल, किसी इंडियन नेशनल के द्वारा, किसी इंडियन नेशनल के द्वारा अगर इंडिया की टेरिटरी से बाहर कोई क्राइम कमिट होता है, सच अ पर्सन में बी ट्राइड एंड पुनिश बाय द इंडियन कोर्ट, तो उस पर्सन को पुनिश किया जाएगा इंडियन कोर्ट के द्वारा। अगर किसी भी इंडियन नेशनल के द्वारा इंडिया की टेरिटरी से बाहर जाके कोई क्राइम हुआ तो उसको इंडियन कोर्ट क्या करेगी? पुनिश करेगी। According to the section 3, if anyone commit any offence beyond India which is punishable in our country under Indian law is liable to be convicted and punished in the same manner as if the crime was committed in India। तो ये दोनों जुडिक्शन की बात करता है, इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हमारे सामने अब आता है एग्जम्पशन फ्रॉम इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। कहां कहां पर इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, कहां कहां पर एग्जम्पशन होती है इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन से ऑफ आईपीसी। एज पर आर्टिकल 361 as per article 361 2 of the constitution protect criminal proceeding against the president or governor of the state in any court।
ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड ऑफिस। अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई है हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ या गवर्नर ऑफ स्टेट के खिलाफ, तो वहां पर इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, वहां पर इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। इन अकॉर्डेंस विद वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन सॉवरेन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन इंडिया। ये कहना चाह रहा है कि इन अकॉर्डेंस विद वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो वेल रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ के और सुवरीन फॉरेन सुवरेनिटी के, वो भी एग्जाम है क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन इंडिया। दिस इम्यूनिटी इज आल्सो एंजॉयड बाय द एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट ऑफ फॉरेन कंट्री हु हैव ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया। दिस प्रोटेक्शन इज extended to all the secretary and political and military attached who are formally part of the mission। तो मतलब इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन जो है वो कहां पर एप्लीकेबल नहीं होती, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, गवर्नर के अगेंस्ट है, किसी वेल रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है, या कोई फॉरेन सुवरेनिटी है वो भी एग्जम्प्ट है, या फिर ये इम्यूनिटी किसको मिली है, ये इम्यूनिटी मिली है एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट ऑफ फॉरेन कंट्री को। तो यहाँ पर ये इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन जो है वो एग्जम्प्ट है, वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। अब आता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन का, आगे बात करते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 expand on section 3 while at the same time clarifying that the provision of the code apply to first in case of India for offense committed outside and beyond India। ये कहना चाह रहा है कि पहले तो ये बात करता है सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 बात करता है कि अगर किसी भी इंडियन रेजिडेंट, इंडियन नेशनल ने, किसी भी इंडियन नेशनल ने, भारतीय नागरिक ने क्या किया, इंडिया की टेरिटरी से बाहर जाकर कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो वो पुनिशेबल होगा। और सेकंड सेक्शन 4 क्या कहता है, सेकंड इन केस ऑफ एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया फॉर टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। दूसरा ये कह रहा है कि अगर इंडिया से बाहर कोई भी पर्सन, इंडिया से बाहर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, किसी कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट कर रहा है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। कहीं आप देख रहे होंगे फॉरेन से हैकिंग कर लेते हैं लोग, फॉरेन से, जैसे चाइना से किसी ने डाटा इंडिया का चोरी कर लिया, फॉरेन में बैठे बैठे लोग इंडिया के किसी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। अगर इस तरह से भी कोई हुआ है तो वो भी क्या होगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर आएगा। समझ आ गई। सेक्शन 4 also talk about the applicability of IPC to any offense commit by any person on any ship, aircraft registered in the India, whether it may be। ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 4 वहां पे भी एप्लीकेबल होगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन वहां पे भी रहेगी अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है किसी शिप पे, किसी एयरक्राफ्ट पे, जो वो शिप है, जो वो एयरक्राफ्ट है, इंडिया में रजिस्टर्ड है। समझ आ गई। तो वो शिप और एयरक्राफ्ट कहीं भी हो, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, लेकिन अगर किसी पर्सन ने उस शिप और एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उस पर कोई क्राइम किया है, तो वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन में आके चलेगा। समझ आ गई। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस सेक्शन दैट कोर्ट इन इंडिया हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन टू ट्राई ऑफेंस कमिट ऑन लैंड, हाई सी, एयर बाय इंडियन नेशन और अदर। कि भाई हमारी जो इंडियन कोर्ट्स हैं, जो इंडियन कोर्ट्स हैं, उनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस है। उनके पास क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। इंडिया, भाई किसी ने भी लैंड कमिट ऑन लैंड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई इंडिया की लैंड पे
इंडिया के हाई सी पे, इंडिया की एयर एरिया में, है ना, किसी इंडियन नेशन ने या किसी दूसरे पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उस ऑफेंस से रिलेटेड हमारी कोर्ट्स के पास क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस है। द प्रोसीजर विद रिगार्ड टू प्रोसिक्यूट केस ऑफ ऑफेंस कमिट आउटसाइड इंडिया हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी एक्ट। कि भाई जो प्रोसीजर है किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट करने का, किसी भी केस को प्रोसिक्यूट करने का जो प्रोसीजर बता रखा है, जो ऐसा ऑफेंस जो इंडिया से बाहर कमिट हुआ है, तो उसको प्रोसिक्यूट करने का जो प्रोसीजर बता रखा है, वो प्रोसीजर सेक्शन 188 ऑफ द सीआरपीसी एक्ट के अंदर बता रखा है। क्लियर है? द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट ओवर ऑफेंस कमिटेड इन हाई सी इज बेस्ड ऑन द precept that ship in high sea is considered to be floating island belonging to the nation whose flag the ship flies. It does not matter whether the ship or boat is in high sea or on river, whatever it is moving or stationary, having been anchored for the time being. This jurisdiction called admiralty jurisdiction. लेकिन ये कहना चाह रहा है, अगर हम कोर्ट शिप की बात करें तो शिप की जुरिडिक्शन को कैसे डिसाइड किया जाएगा, शिप की जुरिडिक्शन को, जो जुरिडिक्शन है शिप के केस में वो कैसे डिसाइड की जाएगी, वो बात करते हैं। द जुरिडिक्शन, ये कहना चाह रहा है कि जो जुरिडिक्शन है, द जुरिडिक्शंस ऑफ अ कोर्ट over offense commit in high sea is based on the perception that, हम एक perception लेते हैं, क्या perception लेते हैं, that a ship in high sea is considered to be floating island belonging to the nation whose flag the ship fly। कि भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो फ्लोटिंग आइलैंड है वो उस नेशन से बिलोंग करता है जिस नेशन का झंडा उस शिप पर लगा। मान लो एक आइलैंड है, एक आइलैंड है, अब ये आइलैंड कौन सी कंट्री का है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमारे जो ये हाई सी है, जो ये एरिया है, ये कौन सी कंट्री की टेरिटरी में आता है, तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है। मान लो अगर इस आइलैंड पे शिप है और इस शिप के ऊपर मान लो अगर यूएस का झंडा है, इस शिप पर मान लो अगर यूएस का झंडा है, तो उसे हम क्या मानेंगे, यूएस की टेरिटरी मान के यहाँ पर चलेंगे। इसको हम बोलते हैं, इस जुरिडिक्शन को हम बोलते हैं एडमायरलिटी जुरिडिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एडमायरलिटी जुरिडिक्शन। आगे बढ़ते अब आगे आते हैं हमारे पास, अब हमारे पास आता है एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या होते हैं, क्राइम के एलिमेंट क्या हैं। एलिमेंट ऑफ क्राइम, एलिमेंट ऑफ क्राइम, एलिमेंट ऑफ क्राइम में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। ह्यूमन बीइंग मस्ट बी अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मैनुअल एंड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर conviction in case of he has not acted in accordance with the legal obligation. Only a human being under legal obligation and capable of being punished can be the proper subject of criminal law. क्रिमिनल लॉ के अंदर ये कहना चाह रहा है सिर्फ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स के ऊपर ऐसे कोई लॉ, क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। क्रिमिनल लॉ जो भी एप्लीकेबिलिटी रहती है, जो लीगल ऑब्लिगेशंस रहती है, वो ह्यूमन बीइंग की रहती है। ह्यूमन बीइंग एक लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर काम करते हैं, समझ आ गई। द ह्यूमन बीइंग मस्ट एक्ट अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, मस्ट बी अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। ह्यूमन बीइंग क्या है,
Human being must under legal obligation to act in a particular manner and be physically and mentally fit for conviction in case he has not acted in accordance with the legal obligation. मान लो अगर कोई भी, हम ये कहेंगे कि किसी भी पर्सन ने ऑफेंस किया है, ऑफेंस किया है का मतलब ये है कि भाई वो पर्सन फिट था, प्रॉपर था, मेंटली भी फिट था, फिर भी उसने लीगल ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, तो हम मानेंगे कि उसने क्या किया है, कोई कन्विक्शन की है। समझ आ गई? उसने क्या की है, कोई कन्विक्शन की है। ओनली अ ह्यूमन बीइंग अंडर लीगल ऑब्लिगेशन एंड कैपेबल ऑफ बीइंग पुनिश कैन बी अ प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ लॉ। दूसरा है मैंसरिया। मैंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। इट मीन्स द एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट। किसी पर्सन ने कोई काम किया, कोई गलत काम कर दिया मान लो। अब गलत काम करना और गलत काम एक, दो चीजें होती है। मैंसरिया का मतलब होता है, मैंसरिया का मतलब होता है, एक होता है कि भाई किसी पर्सन ने अगर कोई काम किया उसके लिए, अगर इट मीन्स द एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, एक्ट मस्ट बी अकम्पेड बाय गिल्टी माइंड। भाई कोई गलत काम करना नहीं चाहता था बट उससे हो गया, उसकी इंटेंशन नहीं थी, तो हम क्रिमिनल लॉ के अंदर उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये कहना चाह रहा है कि किसी पर्सन की गलत काम करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, बट फिर भी उससे गलत काम हो गया, तो क्रिमिनल लॉ में इसे कंसीडर नहीं किया जाता। भाई क्रिमिनल लॉ कहता है कि मेंस रिया का होना, गिल्टी माइंड का होना जरूरी है। आपकी इंटेंशन भी गलत होनी चाहिए। आपने गलत काम अगर कोई किया है, वो गलत इंटेंशन के साथ किया है, आपका माइंड भी गिल्टी होना चाहिए। द इंटेंशन एंड द एक्ट मस्ट बोथ अकर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। कि जो इंटेंशन होगी और जो एक्ट होगा must both occur to constitute the crime. Mens rea is defined as the mental elementary necessary to constitute criminal liability. सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग, कि भाई सिर्फ जो क्रिमिनल लॉ है वो किस पर एप्लीकेबल होता है, वो ह्यूमन बीइंग पर एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी फिट और प्रॉपर पर्सन जो कोई कन्विक्शन कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है ना, तो वो क्या होगा, पुनिशेबल होगा इसमें, क्रिमिनल लॉ के अंदर। और अगर उसका गिल्टी माइंड है, दूसरा एलिमेंट ये है। तीसरा एलिमेंट एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब होता है एक्ट और ओमिशन। एक्टस रियस का मतलब होता है एक्ट और ओमिशन। Actus reus means unlawful commission must be done in carrying out a plan with the guilty intention. ठीक है, कोई भी अगर अनलॉफुल ओमिशन आपने की है एक गलत इंटेंशन के साथ, तो वो भी क्या होता है, एक एलिमेंट होता है किस चीज का, क्राइम का। Actus reus is defined as a result of voluntary human conduct which law prohibits. एक्टस रियस क्या है, एक्टस रियस एक वॉल्यूंटरी ह्यूमन कंडक्ट है, वॉलंटरी ह्यूमन कंडक्ट है जिसको क्या है, लॉ क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, जिसको लॉ प्रोहिबिट करता है। इट इज द डूइंग ऑफ सम एक्ट बाय पर्सन टू बी हेल्ड लायबल। एन एक्ट इज willed movement of body। An act is a will movement of body। Act is a will movement of body।
तो एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ क्राइम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ह्यूमन बीइंग आता है, ह्यूमन बीइंग आता है, उसके बाद मैंसरिया आता है, और क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर एक्टस रियस आता है। क्या आता है? एक्टस रियस आता है। ह्यूमन बीइंग, मैंसरिया, एक्टस रियस। ह्यूमन बीइंग मतलब कि भाई अगर किसी पर्सन ने कोई कन्विक्शन की है, वो मेंटली भी फिट था, फिजिकली भी फिट था, बट फिर भी उसने कोई कन्विक्शन की, तो वो पुनिशेबल होगा। उसकी गिल्टी इंटेंशन थी, उसकी गिल्टी इंटेंशन थी, और उसने कोई ओमिशन की है जानबूझकर, तो वो क्या है? एलिमेंट ऑफ क्राइम। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। अब आता है फॉर्म्स ऑफ मैंसरिया। मैंसरिया के अंदर क्या क्या आ सकता है? सबसे पहला आता है इंटेंशन। इंटेंशन इज डिफाइन द पर्पस और डिजाइन विद विच एक्ट इज डन। इंटेंशन क्या होती है? एक आपकी भावना होती है, आपका पर्पस होता है कुछ करने का। इंटेंशन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ माइंड, कंडीशन ऑफ समवन एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस। कि भाई आपका जो इंटेंशन है वो आपके माइंड की पोजीशन को इंडिकेट करता है, वो कंडीशंस को बताता है कि जिसमें आपने क्या किया है, किसी ऑफेंस को कमिट किया है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है, नेग्लिजेंस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मैंसरिया। नेग्लिजेंस इज नॉट टेक केयर, नेग्लिजेंस इज नॉट टेकिंग केयर। आपने आपने टेक केयर नहीं की। वेयर देयर इज ड्यूटी टू टेक केयर, जहां पे आपकी कुछ टेक केयर करने की ड्यूटी थी बट आपने टेक केयर नहीं की। नेग्लिजेंस कह लो, केयरलेसनेस कह लो। द स्टेट ऑफ माइंड, ये वो स्टेट ऑफ माइंड होती है जहां पर वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ डिजायर टू कॉज पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस। और तीसरा है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस क्या होती है? Recklessness occur when actor does not desire the consequences but foresee the possibility and concisely take the risk. It is total disregard for the consequences of one's own actions. Recklessness is form of manslaughter. इसमें क्या होता है कि भाई रेकलेसनेस के अंदर कि किसी को कॉन्सिक्वेंसेस का कोई पता ही नहीं है, मतलब उसको ये नहीं पता कि जो वो काम कर रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो भूल जाता है कि वो कौन सा रिस्क ले रहा है, तो वो रेकलेसनेस होती है। तो मैंसरिया के फॉर्म क्या क्या होते हैं? मैंसरिया का फॉर्म होता है इंटेंशन, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस। आगे बात करते हैं। अब हमारे आगे आता है स्टेजिस ऑफ क्राइम। अब हमारे आगे आता है स्टेजिस ऑफ क्राइम। स्टेजिस ऑफ क्राइम। अब हमारे आगे आता है स्टेजिस ऑफ क्राइम। सबसे पहले आती है क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। आपके दिमाग में एक इंटेंशन आती है, एक क्रिमिनल इंटेंशन आती है। इंटेंशन इज द कॉन्शियस एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ अ पर्सन टू डू एंड एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ अकॉम्प्लिश एंड सेटिस्फाई द पर्पस। जो एक कंसीसियस होती है, कंसाइज होता है एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैकल्टी, मतलब जो आपको पुश करती है कुछ अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। क्रिमिनल इंटेंशन जो फर्स्ट स्टेज होती है किसी ऑफेंस की कमिट करने के लिए, कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए।
Intention is the conscientious exercise of mental faculties of a person to do an act for the purpose of accomplish and satisfy the person. Intention means doing any act with one is will, desire, voluntariness, malified and for some purpose. In the IPC, all these varied expressions find place in the various section of the code. तो सबसे पहले क्या होता है, क्रिमिनल इंटेंशन होती है, फिर आप प्रिपेयर होते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते हो कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए. प्रिपरेशन इटसेल्फ is not punishable as it is difficult to prove that necessary preparation were made for commission of offense, but in certain exceptional cases where preparation is also punishable. अब कुछ वैसे तो देखो, आप कोई क्राइम करने के लिए प्रिपेयर थे, कैसे पता चलेगा? वैसे तो ये डिफिकल्ट होता है प्रूव करना, लेकिन कोई एक्सेप्शंस भी होती हैं जहां पर प्रिपेयर करना अपने आप को, वो क्या है, पुनिशेबल है. पहला, प्रिपरेशन टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट. आप वेज वॉर कर रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये भी क्या है, क्राइम है. प्रिपरेशन ऑफ काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प. आप कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प को काउंटरफिट करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को. प्रोसेसिंग काउंटरफिट कॉइन, false weight measurement, forged document, making preparation to commit डकैती. तो अगर ये चीजें होती हैं तो ये क्या है, these are punishable है. punishable. पहला क्या होती है, क्रिमिनल इंटेंशन होती है. इंटेंशन के बाद आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, आप अपने आप को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो. फिर आती है अटेम्प्ट. आप क्राइम करने की अटेम्प्ट करते हो, कोशिश करते हो. Attempt, which is the third stage in the commission of crime, is punishable. Attempt has been called preliminary crime. इसको क्या बोला जाता है, इसको प्रीलिमिनरी क्राइम भी बोला जाता है. इसको क्या बोला जाता है, प्रीलिमिनरी क्राइम भी बोला जाता है. सेक्शन 511 of the IPC does not give any definition of attempt, but simply provide for punishment for attempting to commit offense. Attempt means the direct movement toward commission of crime. Attempt का मतलब होता है direct movement toward commission of crime after necessary preparation. Preparation के बाद जब आप कुछ crime करने का क्या करते हो, movement करते हो, तो उसे attempt बोला जाता है. It should be noted that whether an act amount to attempt to commit a particular offense is a question of fact depend upon the nature of crime. सही है. और लास्ट आता है कमीशन ऑफ क्राइम ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट. और लास्ट में जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है कि आपने क्राइम कर दिया है. इफ अक्यूज सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट द रिजल्ट इज द कमीशन ऑफ क्राइम. अगर आप जो करना चाहते थे, अगर आपने वो कर दिया, इट मींस यू हैव अकॉम्प्लिश द क्राइम. क्लियर है. और जब आप क्राइम अकॉम्प्लिश कर देते हो तो आप क्रिमिनल बन जाते हो, और ये क्या होता है, ये पुनिशेबल होता है अंडर दी आईपीसी. क्लियर है, समझ आ गई. अब आता है हमारे सामने प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ. प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ. There is a presumption of innocence in favor of any person accused of committing any crime. भाई किसी पर्सन पर आरोप लगा है कि उसने कोई क्राइम किया है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक प्रिजम्पशन लेते हैं. प्रिजम्पशन कौन सी लेते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस. इट मींस दैट इन द आईज ऑफ लॉ, इट मींस दैट it means that in the eyes of law accused person is innocent till it proved otherwise by the prosecution. मैं ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी पर्सन पर आरोप लगा है कि भाई उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है ना, there is a presumption of innocence in favor of any person accused of committing any crime.
किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, अगर उसका उसके ऊपर क्या लगा है, आरोप लगा है, तो हम उसको प्रिज्यूम करते हैं इनोसेंस, उसको इनोसेंस बोला जाता है। ये कहना चाह रहा है इन द आईज ऑफ लॉ अक्यूज इज इनोसेंट, जब तक कि प्रोसिक्यूशन में प्रूव नहीं हो जाता कि भाई हाँ उसी ने ही क्राइम किया है, तब तक वो इनोसेंट है। सो स्ट्रॉन्ग इज दिस प्रिजम्पशन दैट इन ऑर्डर टू rebut it, prosecution must prove it beyond reasonable doubt that the crime was committed by the accused. जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो पर्सन क्या है, तब तक वो पर्सन इनोसेंट माना जाता है। पुनिशमेंट कौन कौन सी मिलती है? अब पुनिशमेंट क्या है? पुनिशमेंट हो सकती है डेथ, किसी को डेथ की सजा मिल गई है ना, भाई उसको हैंग कर दिया। A death sentence is the harshest of punishment provided by the IPC, which involve judicial killing or taking the life of accused as a form of punishment. The Supreme Court has ruled that death sentence ought to be imposed only in the rarest rate cases. Life imprisonment. अब कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? जैसे द आईपीसी प्रोवाइड फॉर कैपिटल पुनिशमेंट फॉर द फॉलोइंग ऑफेंसेस। किन किन ऑफेंसेस के अंदर आपको ये जो डेथ वाली सेंटेंस है मिल सकती है? पहला, मर्डर किया, डकैती विद मर्डर, वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट, अबेटिंग म्यूनिटी एक्चुअल कमिटिंग, गिविंग और fabricating false evidence upon which innocent person suffer death, abatement of suicide by minor or insane person, attempt murder by life convict। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अगर भाई ये अगर चीजें होती हैं तो वहां पर लाइफ क्या मिलती है, वहां पर डेथ होती है, डेथ की सेंटेंस मिलती है। आगे बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू डिस्क्रिप्शन नेमली, एक होती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस का मतलब होता है हार्ड हार्ड, और दूसरी होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होती है कि भाई टिल लाइफ तक, लास्ट ब्रेथ तक आपको जेल में ही रखा जाएगा। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब फॉरफीचर इज द डिवेस्टिट्यूर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विदाउट कंपनसेटिंग इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सम डिफॉल्ट और सम फॉरबिडन लॉ। कि भाई अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद फाइन, आपसे फाइन भी लिया जा सकता है। फाइन में क्या आता है, बात करते हैं। फाइन इज फाइन इज forfeiture of money by way of penalty। फाइन क्या है? फाइन इज द forfeiture of money by way of penalty। It should be imposed individually and not collectively. When court sentence an accused for punishment, which include fine amount, it can specify that in event the convict does not pay the fine amount, he would have to suffer imprisonment for a further period as indicated by the court, which is generally referred to default sentence। फाइन क्या होता है? फाइन की बात करते हैं। फाइन is forfeiture of fine is forfeiture of money by way of penalty। फाइन क्या है? फाइन forfeiture of money है by way of penalty। It should be imposed individually। या तो आप इसको इंडिविजुअली इम्पोज कर सकते हो या किसी पे कलेक्टिवली लगा सकते हो। When court sentence accused for punishment, which include fine amount, it can specifically that in event the convict does not pay the fine amount, he would have to suffer imprisonment। अगर किसी के ऊपर फाइन लगा हुआ है तो उसको फाइन पे करना है। अगर वो फाइन पे नहीं करता
तो उसको फिर इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है। तो ये होती हैं अलग अलग तरह की इम्प्रिजनमेंट। आगे बात करते हैं। आगे हमारे सामने आता है डिस dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death. Whoever dishonestly misappropriate or convert his own use property, knowing that such property was in possession of deceased person at the time of that person is death, and has not since been in the possession of any other person legally entitled to possession, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, and shall also be liable to fine. And if the offender at the time of such person is that was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to 7 years. कि भाई कोई यहाँ पे इलस्ट्रेशन बताता है। जेड डाई इन possession of furniture and money. His servant A, before the money come into the possession of any person entitled to possession, dishonestly misappropriate it. A has committed the offense defined in this section. कि भाई अगर आप किसी मरे हुए आदमी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी, ना ही आपका उस पर कोई राइट था, आप उसको यूज करते हो, मिस अप्रोप्रिएट करते हो, तो वो भी क्राइम माना जाता है। उसके लिए कम से कम 3 साल की सजा लगती है। और अगर आप उस पर्सन के या कोई क्लर्क थे, कोई नौकर थे, तो आपको 7 साल की सजा होकर यहाँ पर चलेगी। आगे आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आगे आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Whoever being in any manner entrusted with property or with dominion over property dishonestly misappropriate or convert to own his own use that property, or dishonestly use or dispose of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged. किसी को अंडर दी ट्रस्ट किसी प्रॉपर्टी की टेक केयर करने के लिए वो प्रॉपर्टी उसको दी गई, बट उसने उस प्रॉपर्टी का यूज अपने फायदे के लिए किया, उसने प्रॉपर्टी को आगे किसी को बेच दिया, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको भी एक तरह से ऑफेंस माना जाएगा और उसको भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है? What are the essential ingredients of the offense of criminal breach of trust? क्या क्या essential ingredients है? बात करते हैं। What are the essential ingredients for the criminal breach of trust? Accused must entrust with property or with dominion over it. कि भाई आरोपी के पास कोई प्रॉपर्टी उसकी टेक केयर करने के लिए हो, the person to the person so entrusted must use that property. Accused must dishonestly use dispose of that property or willfully suffer any other person to do so in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or any legal contract made touching the discharge. लेकिन अक्यूज ने क्या किया? उस प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो उस केस में अगर ये होता है, अगर ये क्या कहते हैं, पुनिशमेंट क्या रहेगी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में? तो आईपीसी की धारा 406 के तहत whoever commit criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, या तो 3 साल की सजा हो सकती है, या फाइन लग सकता है, या ये हो क्या पर चल सकता है। आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। Whoever being entrusted with property as a carrier, wharfinger or warehouse keeper commit criminal breach of trust in respect of such property. मान लो आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी के पास स्टोर करने के लिए रखा, किसी वेयरहाउस में रखा, लेकिन उसने आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? बेच दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। तो यहाँ पे फिर
इस केस में जो पुनिशमेंट होगी shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and उस केस में फाइन भी लग के यहाँ पर चल सकता है। आगे आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। Whoever being a clerk or servant or employee as a employed as a clerk or servant, आप किसी की क्लर्क और एज अ नौकर या किसी के अंडर काम कर रहे हो और अगर आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है तो आप पे 7 साल की सजा भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अब हमारे आगे आता है चीटिंग। चीटिंग क्या होती है? चीटिंग चीटिंग को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 1415 टू सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पैनल कोड में बताया गया है। 415 से लेके 420 तक जो इंडियन पैनल कोड है उसमें बताया गया है। चीटिंग जो है वो एक ऑफेंस है। इन मोस्ट ऑफ द ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी द अक्यूज्ड merely get possession of thing in question, but in case of cheating he obtained possession as well as property is। किसी को चीट करना, धोखा करना किसी के साथ। अब चीटिंग के किसी के साथ फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किसी पर्सन को इंड्यूस करना, द पर्सन सो डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन और टू consent that person shall retain any property intentionally induce the person so deceived and to do or omit to do anything which he would not or omit if he were not deceived। मतलब ये क्या है कि अगर आप फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली किसी पर्सन को डिसीव करते हो तो वो क्या है? चीटिंग है। अब चीटिंग में क्या होता है? डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन। आप फ्रॉडुलेंट कोई किसी पर्सन को चीट करते हो, डिसीव करते हो तो ये क्या है? चीटिंग है। तो आप एक बार इसको लर्न कर लेना, इसमें सिर्फ लर्न करने के लिए है। तो यहाँ पे आपका मेन चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट है, इंडियन पैनल कोड। जीआईजीएल आपका सारा कंप्लीट है, सिर्फ एक चैप्टर है जो मैं आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में करवाऊंगा। बाकी जीआईजीएल आपका सारे का सारा यहाँ पे कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।